हेलो एवरीवन, राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज करवाने वाला हूं। अब सर जो चैप्टर है ना, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो अभी चार्ज क्या होता है उसको एक एग्जांपल समझते हैं। समझो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस को 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। तो रिलायंस गई आईसीआईसीआई बैंक के पास में और आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि बैंक मेरे को ना 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे को 100 करोड़ का लोन दे दो। अब कभी भी अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को लोन देता है ना, उसको हमेशा एक डर रहता है कि यार मैं अभी तो इस पर्सन को लोन दे दूंगा, बट अगर आगे जाके इसने रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इस केस में आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर रिलायंस को क्या बोलेगा कि रिलायंस मैं आपको लोन तो दे दूंगा, प्रोवाइडेड अगर आप आपके किसी एसेट पे अगर मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट कर दोगे ना, तो मैं आपको लोन दे दूंगा। सर चार्ज क्रिएट करने से क्या होगा? चार्ज क्रिएट करने से बैंक सिक्योर हो जाएगा। यानी अगर आगे जाके रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक का पैसा रिपे नहीं किया ना, तो उस केस में जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक उस एसेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। यानी यहाँ पे रिलायंस क्या कर रहा है? अपने एसेट पे सिक्योरिटी दे रहा है। किसको? आईसीआईसीआई बैंक को, और उसके बदले में आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले रहा है। और अगर रिलायंस चाहे ना तो अपने किसी भी एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकता है, भले स्टॉक हो, रॉ मटेरियल हो, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसके डेटर्स हो, किसी भी एसेट पे रिलायंस चाहे तो वो चार्ज क्रिएट कर सकता है। बट सर अगर कोई कंपनी अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएट करके लोन लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज। और सर अगर कोई कंपनी अपने किसी एसेट का पोजीशन किसी दूसरे पर्सन को देके उसके बदले में लोन ले रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लियन। उसको हम क्या बोलते हैं? लियन। और मॉर्गेज और लियन दोनों चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज होते हैं। यानी चार्ज क्या हुआ? चार्ज इज एन इंटरेस्ट या फिर लियन जो कंपनी क्रिएट करे उसके एसेट या फिर प्रॉपर्टी पे या फिर उसके अंडरटेकिंग के ऊपर या फिर दोनों के ऊपर सिक्योरिटी, और साथ में चार्ज की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है मॉर्गेज को। अब सर चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स चार्ज, दूसरा फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो कंपनी क्रिएट करती है उसके परमानेंट नेचर वाले एसेट के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गई या फिर मशीनरी हो गई, उन एसेट्स के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स चार्ज। और सर परमानेंट नेचर वाले एसेट्स क्या होता है? जिन एसेट्स को कंपनी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करती ना, उसको हम बोलते हैं क्या? परमानेंट नेचर वाले एसेट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में अपनी नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट कर दिया। अब जो यहाँ पे जो बिल्डिंग है, क्या ये परमानेंट नेचर वाला एसेट है या फिर ये फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाला एसेट है? ये परमानेंट नेचर वाला एसेट, क्योंकि कंपनी इतना फ्रीक्वेंटली बिल्डिंग को चेंज नहीं करती है। और इस केस में रिलायंस यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को क्या बोल रहा है कि बैंक अगर मैंने आपका पैसा रिपे नहीं करा ना, तो जो नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग है ना, आप इसको सेल करके अपना पैसा रिकवर कर पाओगे। आप मेरे किसी और एसेट को सेल नहीं कर पाओगे, आप स्पेसिफिकली केवल इसी एसेट को सेल कर पाओगे। यानी यहाँ पे रिलायंस ने क्या करा? स्पेसिफिक एसेट यानी नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर लिया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। यानी आप इसी एसेट को सेल कर पाओगे आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा किसी भी एसेट को सेल नहीं कर पाओगे। और सर फिक्स चार्ज यूजुअली कैसे क्रिएट होता है? फिक्स चार्ज यूजुअली क्रिएट होता है मॉर्गेज या फिर आप कह सकते हो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के द्वारा। अब सर अगर एक बार किसी कंपनी ने अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया, वो भी फिक्स चार्ज क्रिएट कर दिया, तो क्या कंपनी उस एसेट को सेल कर पाएगी क्या? यहाँ पे बोला उस एसेट को सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी अगर आपने आगे जाके चार्ज होल्डर का पैसा पे नहीं किया, और उस केस में अगर चार्ज होल्डर को पैसा रिकवर करना है तो उसको जो प्रॉपर्टी है ना उसके थ्रू पैसा रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने एसेट सेल कर दिया तो उस केस में आप एसेट को सेल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको एसेट सेल करना है ना फिर भी, तो चार्ज होल्डर से कंसेंट लेके आ जाओ। अगर चार्ज होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कंपनी लोगों तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर चार्ज होल्डर कंसेंट देता है तो उस केस में आप उस एसेट को सेल कर पाओगे, उसके बिना आप एसेट को सेल नहीं कर पाओगे। बट सर क्या उस एसेट को यूज कर पाएंगे क्या? क्योंकि नरीमन पॉइंट वाली जो बिल्डिंग है वो रिलायंस की क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो क्या सर उस नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग को रिलायंस यूज कर पाएगा क्या? चार्ज क्रेडिट है फिर आप उसको यूज कर पाओगे। यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम है उसको सेल करने में। अगर उसको सेल करना चाहते हो तो पहले चार्ज होल्डर से कंसेंट लेके आओ, उसके बाद में ही आप उसको सेल कर पाओगे। और सर फिक्स चार्ज वेकेट कब होता है? जब बोरोड मनी फुल्ली रीपे हो जाता है ना, तब जाके फिक्स चार्ज वेकेट होता है। और सर फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो कंपनी क्रिएट कर रही है अपने फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाले एसेट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक हो गया या फिर डेटर हो गया, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाले एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे रिलायंस ने क्रिएट किया अपने स्टॉक पे चार्ज। यानी यहाँ पे रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक को क्या बोला कि अगर मैंने आपका पैसा रिपे नहीं करा ना, तो जो मेरा स्टॉक है उसको आप बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेना। तो सर इसका मतलब क्या है? जो स्टॉक है इसको भी कंपनी सेल नहीं कर पाएगी क्या? सर इसको तो सेल कर पाएंगे ना, क्योंकि अगर आपने स्टॉक को सेल करने से मना कर दिया तो उसके इसमें कंपनी बिजनेस नहीं कर पाएगी। बिजनेस नहीं करेगी तो पैसा नहीं कमा पाएगी। पैसा नहीं कमा पाएगी तो यहाँ पे आप आईसीआईसीआई बैंक का लोन तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी पे नहीं हो पाएगा। तो इस केस में बोला कि आप जो स्टॉक है या फिर जो भी आप फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाले एसेट पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो उसको आप यूज कर पाओगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब अगर स्टॉक है तो उसका यूज क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? उसको सेल करना। रॉ मटेरियल का यूज क्या है कि आप उसके थ्रू स्टॉक बनाओ। तो यानी जो भी आप एसेट फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाला एसेट है उसको आप यूज कर पाओगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और इसकी वजह से एसेट है वो चेंज हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब सर कोई ना कोई पर्सन तो उस एसेट को बाय भी कर रहा होगा। यानी आप स्टॉक को बना के बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उस केस में कोई ना कोई पर्सन उसको बाय भी कर रहा होगा ना। तो अगर कोई पर्सन उसको बाय कर रहा ना, तो उसको जो एसेट है ये गुड टाइटल
टाइटल मिलेगा और इस एसेट का फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। जो एसेट है उसको गुड टाइटल मिलेगा और ये एसेट उसको फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। एक बार अगर कंपनी ने उस स्टॉक को बेच दिया तो उसके बाद में जो आईसीआईसीआई बैंक है उस एसेट के ऊपर नहीं जा सकता, उस एसेट को लेके अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। जो कंपनी के पास में स्टॉक है, फिर जो रॉ मटेरियल या फिर जो भी यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाला एसेट है ना, उसको ही सेल करके आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे उसको अपना पैसा रिकवर कर पाएगा। यानी जो एक बार कंपनी ने एसेट को सेल कर दिया तो उसके बाद में उस पे से चार्ज हट जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। अभी सर जो फ्लोटिंग चार्ज है ना वो तब तक ही डोरमेंट या फिर इनएक्टिव रहता है जब तक वो क्रिस्टलाइज या फिर फिक्स नहीं हो गया। एक बार क्रिस्टलाइज हो गया ना उसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो फिक्स हो जाएगी और फिर अगर लेंडर चाहे तो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर पाएगा, यानी वो अवेलेबल हो जाएगी लेंडर के रिलेशन के लिए। यानी अगर लेंडर चाहेगा तो उसको बेचेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। बट सर जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज कब हो सकता है, 3 केसेस में क्रिस्टलाइज हो सकता है। अगर कंपनी ने कुछ ब्रीच करा है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का, जिसकी वजह से क्रेडिटर ने अपनी सिक्योरिटी एनफोर्स कर ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो उस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज में लिखा हुआ था कि इस डेट को यहाँ पे रिलायंस को पैसा पे करना पड़ेगा आईसीआईसीआई बैंक को, बट रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक को उस दिन पैसा पे नहीं करा, तो यहाँ पे क्या ब्रीच हो गया, बिल्कुल सर ब्रीच हो गया। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक चाहे तो उस दिन जितने भी स्टॉक पड़ा ना, जो भी स्टॉक पड़ा है फिर जो भी फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर पे चार्ज क्रिएट हुआ था उसको उठा के बेच के अपना पैसा रिकवर कर पाएगा। यानी यहाँ पे अगर कुछ भी ब्रीच हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का, जिसकी वजह से क्रेडिटर ने सिक्योरिटी एनफोर्स कर ली, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा। या फिर अगर कंपनी बिजनेस करने से सीज कर रही है या फिर अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो उस केस में भी फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपने फ्लक्चुएटिंग या फिर चेंजिंग नेचर वाला एसेट पे चार्ज क्रिएट किया था तो उस केस में क्या हो रहा था, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये कंपनी का स्टॉक है या फिर आप बोल सकते हो कंपनी का रॉ मटेरियल है, तो यहां पे अगर लिक्विडेशन में जा रही है या फिर कंपनी बिजनेस करने से सीज कर रही है तो उस केस में कुछ भी नया ना तो स्टॉक बनेगा और ना ही नया रॉ मटेरियल आएगा। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी यहाँ पे केवल और केवल सेल करती जाएगी। सेल करने की वजह से क्या होगा, जो स्टॉक या फिर रॉ मटेरियल है वो कम होता जाएगा और हो सकता है इसकी जो वैल्यू है वो इतनी कम हो जाए कि यहाँ पे आगे जाके जो भी बैंक का पैसा है वो रिकवरी नहीं हो पाए। तो इस केस में क्या बोला है, अगर आप लिक्विडेशन जा रहे हो या फिर अगर आप बिजनेस करने से सीज कर रहे हो तो उस केस में जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और वो जो सिक्योरिटी है वो फिक्स हो जाएगी और अगर लेंडर चाहे तो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर पाएगा। अब एक बार आप ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो। अभी यहां पे जो हमने ऊपर पढ़ा वही सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। अब सर चार्ज तो क्रिएट हो गया, अब चार्ज को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। तो चार्ज को रजिस्टर कराने की ड्यूटी किसकी है, यानी कौन चार्ज को रजिस्टर कराएगा। आरओसी के पास में तो यहाँ पे बोलो जो कंपनी चार्ज क्रिएट करी ना, यानी जिस कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, हमारे एग्जांपल में कौन थी, रिलायंस, तो रिलायंस की ही ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर कराना आरओसी के पास में। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, और साथ में थोड़ा सा फीस पे करना पड़ेगा। अब सर चाहे एसेट कोई सा भी हो, यहाँ पे टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, आपको चार्ज फिर भी रजिस्टर कराना पड़ेगा आरओसी के पास में। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। बट सर चार्ज को रजिस्टर कैसे कराएंगे, तो एक तो पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज ले जाना और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जिसके ऊपर साइन करना चाहिए कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों ने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या, जैसे फॉर एग्जांपल समझो मॉर्गेज में एंटर करे तो मॉर्गेज डीड होगा, या फिर आपने कोई भी चार्ज क्रिएट करा है तो कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट बनाया होगा ना, तो उसका हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। तो उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज जिस पे साइन करा होगा कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों ने, उसकी कॉपी ले जाना और आप फाइल कर देना आरओसी के पास में। बट सर अगर कोई कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर नहीं करते आरओसी के पास में, तो उस केस में कंपनी आप एप्लीकेशन करना आरओसी को कि आरओसी आप मेरे को एक्सटेंशन दे दो थोड़ा टाइम के लिए, और इस एप्लीकेशन के साथ में आप एक डिक्लेरेशन देना जिसपे साइन करा होगा कंपनी के सीएस या फिर डायरेक्टर ने कि इस बिलेटेड फाइलिंग की वजह से किसी भी दूसरे क्रेडिटर का कुछ भी एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी उनको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है इस बिलेटेड फाइलिंग की वजह से, ऐसे एक डिक्लेरेशन देना। अब अगर आरओसी को लगता है इनको देख के कि कंपनी के पास में सफिशिएंट कॉस्ट था, यानी उसके पास में कुछ रीजन था कि वो विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज यहाँ पे चार्ज को क्यों रजिस्टर नहीं करा पाई, तो उस केस में फिर आरओसी कंपनी को अलाउ कर देगा कंपनी आप विद इन 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज यहाँ पे चार्ज को रजिस्टर करा पाओगे आरओसी के पास में। बट इस केस में कंपनी को आरओसी को क्या पे करना पड़ेगा, एडिशनल फीस। बट सर अगर कंपनी इस एक्सटेंडेड पीरियड में भी यानी टोटल 60 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज में भी चार्ज को रजिस्टर नहीं करा पाई, तो कंपनी आप एप्लीकेशन करो आरओसी को। अगर आरओसी को लगता है तो आपको फर्दर 60 डेज अलाउ कर देगा चार्ज को रजिस्टर करने के लिए आरओसी के पास में, और इस केस में कंपनी आपको पे करना पड़ेगा एड वैलोरम फीस। किसको एड वैलोरम फीस पे करोगे, यहाँ पे एड वैलोरम फीस पे करना आपको आरओसी को। और सर एड वैलोरम फीस क्या होता है, वैसे तो आपने जीएसटी में पढ़ा होगा, इसका मतलब है कि परसेंटेज बेसिस पे यहाँ पे एडिशनल फिक्स फीस क्या होता है वो फिक्स होता है, और यहाँ पे एड वैलोरम फीस क्या होता है, परसेंटेज बेसिस पे आपको यहाँ पे फीस पे करना पड़ेगा आरओसी को। अगर आपको 60 डेज के भी आगे अगर आपको चार्ज एक्स्ट्रा करना है, यानी यहाँ पे कितना दिन मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा टोटल 60 डेज, यानी टोटल कितना हो गया 60 प्लस 60 टोटल 120 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज तक आप चार्ज को रजिस्टर करा पाओगे। और कौन से फॉर्म नंबर में करना है, तो फॉर्म सीएजी 1 में जनरली होता है, बट अगर आप डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में यानी डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में चार्ज को क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में आपको फॉर्म सीएजी 9 में इसको चार्ज को क्रिएट करना नहीं, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज आरओसी को इस फॉर्म में देना है। बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म नंबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब इस तरह हमने ऊपर क्या देखा कि कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास में, बट सर वो जो क्योंकि कॉपी है यानी वो फोटो कॉपी है तो वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, जो कॉपी हुई है सही से हुई है, फोटो कॉपी बिल्कुल सही से हुई है और ये सही तरीके से आरओसी के साथ में फाइल हुई है। तो जो कॉपी इसको कौन वेरीफाई करेगा और कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हमें बोला जो कॉपी है ना ये वेरीफाई होगी एक सर्टिफिकेट के थ्रू। अब सर जो सर्टिफिकेट है वो कौन इशू करेगा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी कॉपी के लिए, यानी अगर कॉपी इंस्ट्रूमेंट की ऐसी वाली कॉपी है जो कि रिलेट करेगी किसी ऐसी प्रॉपर्टी से जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, भले ही पार्टली या फिर होली, तो उसके जो सर्टिफिकेट है वो इशू करता है तो डायरेक्टर या फिर सीएस ऑफ कंपनी या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल और केवल चेक कर रहे हैं, केवल और केवल वेरीफाई कर रहे हैं कि जो कॉपी है ना बिल्कुल सही है, सही से फोटो कॉपी हुई है, और इस सर्टिफिकेट को आप उस कॉपी के साथ में ले जाना और आरओसी के साथ में फाइल कर देना। बट सर जो इंस्ट्रूमेंट अगर रिलेट करा किसी ऐसी प्रॉपर्टी से जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो उस केस में कौन सर्टिफिकेट को इशू करेगा, तो हम बोला सर्टिफिकेट या तो कंपनी की सील के अंदर इशू हुआ या फिर कंपनी के डायरेक्टर या फिर सीएस इशू करेंगे या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर या फिर कोई भी पर्सन जो कि चार्ज में इंटरेस्टेड है अदर देन कंपनी, वो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है। और सर अगर एक बार आरओसी ने चार्ज को रजिस्टर कर लिया उसके बाद में आरओसी आप इशू करना कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, और जो सर्टिफिकेट होगा ना वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि इस कंपनी ने इस चैप्टर के और रूल्स के सारे प्रोविजन से कंप्लाई किया है, ऐसा एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा। अब सर अगर किसी कंपनी ने चार्ज तो क्रिएट कर दिया बट अगर उसको रजिस्टर नहीं कराया आरओसी के पास तो क्या होगा, तो उस केस में चार्ज को हम वॉइड मान लेंगे और जो क्रेडिटर है और जो लिक्विडेटर है वो मानेंगे ही नहीं कि चार्ज रजिस्टर्ड है, यानी उसको अकाउंट में लेंगे ही नहीं, जैसे कि चार्ज जब तक ड्यूली रजिस्टर्ड नहीं हो जाता ना तब वो इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। और सर अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे भी चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है ना तो जो क्रेडिटर है उसको हम सिक्योर क्रेडिटर नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और क्योंकि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया तो उसका फिर क्या होगा, प्रायोरिटी लूज हो जाएगा। जो उसको प्रायोरिटी मिलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह, अब वो उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह प्रायोरिटी नहीं मिलेगा और उसको हम क्या मानेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे विद इन टाइम चार्ज रजिस्टर नहीं किया तो उसको भी हम पनिश करेंगे अंडर सेक्शन 86। अब सर नॉन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको उसको पैसा ही पे नहीं करना है, तो आपको उसको पैसा तो पे करना पड़ेगा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसकी सिक्योरिटी लॉस हो गई, उसकी केवल सिक्योरिटी लॉस हो गई है, आपको उसको पैसा तो फिर भी पे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को यहां पे रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया और उसको चार्ज दिया अपनी नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे, नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे यहां पे चार्ज क्रिएट किया आईसीआईसीआई बैंक के फेवर में, और उसने फिर 1 फरवरी 2026 को यहां पे लोन लिया किससे, एक्सिस बैंक से। अभी तक उसने जो आईसीआईसीआई बैंक वाला चार्ज है उसको रजिस्टर नहीं कराया उसके पास में, अभी तक यहाँ पे क्या करा है, उसने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया और एक्सिस बैंक से उसने नया लोन ले लिया, बट उसको ध्यान था उसने एक्सिस बैंक को भी चार्ज क्रिएट करके दिया उस नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे, और यहाँ पे उसने 20 फरवरी 2026 को यहाँ पे चार्ज को रजिस्टर करा लिया आरओसी के पास में। कौन से वाले चार्ज को, एक्सिस बैंक वाले चार्ज को, एक्सिस चार्ज रजिस्टर्ड। और यहाँ पे उसको बाद में ध्यान आया कि अरे आईसीआईसीआई बैंक का भी जो चार्ज था वो तो रजिस्टर करना बाकी रह गया, तो उस केस में उसने 28 फरवरी 2026 को 28 फरवरी 2026 को आईसीआईसीआई बैंक वाला जो चार्ज था उसको रजिस्टर करा दिया। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग है इस पे फर्स्ट चार्ज किसका रहेगा, यानी पहली राइट किसकी रहेगी इसको सेल करके पैसा रिकवर करने की, एक्सिस बैंक की या फिर आईसीआईसीआई बैंक की। सर एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो चार्ज क्रिएट सबसे पहले किसका हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का। चार्ज क्रिएट मतलब लोन आपने पहले सबसे पहले किससे लिया, आईसीआईसीआई बैंक से, और चार्ज क्रिएट करके दिया, बट यहाँ पे चार्ज रजिस्टर पहले किसका हुआ है, चार्ज रजिस्टर पहले हुआ है एक्सिस बैंक का। किसका, एक्सिस बैंक का। तो इस एसेट पे यानी नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे फर्स्ट चार्ज किसका होगा, नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे फर्स्ट चार्ज उसी पर्सन का होगा जिसका चार्ज पहले रजिस्टर हुआ, यानी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन की वजह से जो इस एसेट पे पुरानी राइट्स है उसमें कुछ भी प्रेजुडिस नहीं होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और वही यहीं पे लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट प्रेजुडिस राइट्स एक्वायर्ड ऑन एसेट बिफोर सच चार्ज इज रजिस्टर्ड। अब एक बार आप यहां तक देखो, अभी हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने देखा कि कंपनी की ड्यूटी चार्ज को रजिस्टर करने की, बट कंपनी अगर रजिस्टर नहीं कर रही है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है चार्ज होल्डर को, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लूज हो रही है, उसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कंपनी ने कि काम करो चार्ज होल्डर, मैं आपको भी अपॉर्चुनिटी देता हूं कि अगर आप चाहो ना तो आप भी चार्ज को रजिस्टर करा पाओगे, बट कब रजिस्टर करा पाओगे, अगर विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया ना तब जाके आप एप्लीकेशन कर पाओगे आरओसी को, और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज लेना, यानी स्टार्टिंग के जो 30 डेज है उसमें केवल और केवल कंपनी ही चार्ज को रजिस्टर करा पाएगी, बट अगर स्टार्टिंग के 30 डेज में विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन
ऑफ चार्ज, कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो आरओसी आप अप्लाई कर देना, सॉरी चार्ज होल्डर आप अप्लाई कर देना आरओसी को, और साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज ले जाना। अब जैसे ही आरओसी के पास में एप्लीकेशन आएगा उसको क्या लगेगा कि यार हो सकता है कि जो चार्ज होल्डर है ये झूठ में आके बोल रहा है कि मैंने इस कंपनी के ऊपर, इस कंपनी को लोन दिया है और इस कंपनी के इस एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है। यहाँ पे हो सकता है कि आरओसी को लगे कि झूठ बोल रहा है, तो उस केस में जो आरओसी है वो कंपनी को नोटिस देगा कि कंपनी ऐसा एक चार्ज होल्डर आया है और वो हमको बोल रहा है कि इस एसेट पे चार्ज क्रिएट करना है। अब आप एक बार हमको बताओ कि क्या ऐसा चार्ज क्रिएट करें या फिर नहीं करें। अगर यहाँ पे कंपनी ने 14 डेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया ना तो उस केस में आरओसी इस चार्ज को रजिस्टर कर लेगा। बट अगर कंपनी ने कोई सफिशिएंट कॉज शो कर दिया कि इस चार्ज को क्यों रजिस्टर नहीं करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो यहां पे कंपनी ने बोल दिया कि ऐसा तो मैंने कोई चार्ज ही क्रिएट नहीं किया या फिर कोई सफिशिएंट कॉस्ट शो कर दिया, तो उस केस में यहां पे चार्ज रजिस्टर नहीं होगा। या फिर अगर कंपनी खुद से ही आ गया चार्ज को रजिस्टर कराने तो उस केस में आरओसी आप चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन के बेसिस पे चार्ज को रजिस्टर मत करना। यानी क्या बोला है, अगर या फिर तो कंपनी को सफिशिएंट कॉस्ट शो कर दिया या फिर कंपनी खुद से चार्ज रजिस्टर कराने आ गया तो उस केस में आरओसी आप चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन के बेसिस पे चार्ज को रजिस्टर मत करना। बट सर अगर चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हुआ था इस चार्ज का, तो उस केस में चार्ज होल्डर आपने जो भी फीस या फिर जो भी एडिशनल फीस आपने आरओसी को दिया ना वो आप रिकवर कर पाओगे कंपनी से। सर क्यों रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में ड्यूटी किसकी थी चार्ज को रजिस्टर करने की, कंपनी की थी। तो उस केस में पैसा किसका लगना चाहिए था, कंपनी का लगना चाहिए था। बट एक्चुअल में अभी पैसा किसका लगा है, चार्ज होल्डर का लगा। तो यहाँ पे बोला चार्ज होल्डर आप पैसा रिकवर कर पाओगे किससे, कंपनी से, जिसकी ड्यूटी थी ना चार्ज रजिस्टर करने की, उससे आप पैसा रिकवर कर लेना जो भी आपने आरओसी को पे करा है। अब उसके बाद में यहाँ पे बोला कि अगर कंपनी आपके चार्ज में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, जैसे अगर समझो कुछ इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया या फिर रीपेमेंट शेड्यूल चेंज कर दिया या फिर आपने लेट से जो पूरा नरीमन पॉइंट की बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएटेड था उसको केवल दो फ्लोर्स पे कर दिया, तो उस केस में अगर आपने कुछ भी यहाँ पे चेंज करा ना, कुछ भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट एक्सटेंड या फिर ऑपरेशन ऑफ चार्ज में कुछ भी वेरिएशन करा है तो उस मॉडिफिकेशन को भी आप रजिस्टर करा लेना आरओसी के पास में। कैसे रजिस्टर कराओगे, जैसे आपने चार्ज को रजिस्टर कराया था ना 30 डेज प्लस 60 डेज वाला जो पूरा हमने देखा, वही तरीके से उसी तरीके से आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन रजिस्टर कराना पड़ेगा किसके पास में, आरओसी के पास में। और जैसे आपने आरओसी के पास में रजिस्टर कराया, आरओसी आपको एक मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट देगा जो कि कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि इस चैप्टर के सारे रिक्वायरमेंट से आपने कंप्लाई करा है इस मॉडिफिकेशन के लिए। और सर अगर समझो यहाँ पे एक कंपनी है इन्फोसिस, वो यहाँ पे रिलायंस की जो नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग थी ना उसको परचेज करना चाहती है और उस इन्फोसिस को पता है कि जो नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग है इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इन्फोसिस कोई चार्ज प्रॉपर्टी को खरीद सकता है क्या, बिल्कुल खरीद सकता है। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो आईसीआईसीआई बैंक है उसने कंसेंट दे दिया और उसके बाद में इन्फोसिस ने इस नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग को खरीद लिया। बट नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे भी आज भी चार्ज तो रहेगा ना, तो उस केस में चार्ज किसके नाम पे रहना चाहिए, रिलायंस के नाम पे या फिर इन्फोसिस के नाम पे। अब क्योंकि प्रॉपर्टी इन्फोसिस के पास में आ गई है तो चार्ज किसके नाम पे रहेगा, इन्फोसिस के नाम पे। तो यहाँ पे बोला इन्फोसिस आपको भी इस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने कोई चार्ज वाली प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जो कि सब्जेक्ट टू चार्ज है, तो आपको भी इस चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 77। जैसे पहले रिलायंस ने चार्ज को रजिस्टर कराया होगा ना सेक्शन 77 में, उसी तरीके से इन्फोसिस आपको भी चार्ज रजिस्टर कराना पड़ेगा। और जैसे ही आपने चार्ज रजिस्टर कराया, जो रिलायंस वाला चार्ज होगा वो वेकेट हो जाएगा और नया चार्ज रजिस्टर हो जाएगा आपके नाम पे। नया चार्ज रजिस्टर हो जाएगा आपके नाम पे। कंपनी अक्वायरिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, अगर प्रॉपर्टी जिस पे चार्ज रजिस्टर्ड है वो सोल्ड हो गया, यानी रिलायंस ने बेच दिया विद परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, कंपनी जो अक्वायर करी उस प्रॉपर्टी को उसको चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन 77। और जैसे रजिस्टर कराया जो अर्लियर चार्ज है वो वेकेट हो जाएगा और नया चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। बट सर अगर यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि जो रिलायंस है वो यहां पे तन्मय को प्रॉपर्टी सेल कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग, जिसके लिए उसने चार्ज रजिस्टर करा लिया आरओसी के पास में। इस नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग को तन्मय को सेल कर रही है और तन्मय को यहां पे पता नहीं है कि चार्ज क्रिएटेड है इस प्रॉपर्टी पे। तो क्या बाद में जाके, और ना ही रिलायंस ने बताया, तो क्या तन्मय बाद में जाके रिलायंस के अगेंस्ट केस कर सकता है क्या कि रिलायंस ने धोखाधड़ी करी और उसने मेरे को बताया नहीं था कि जो नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग है इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। सर यहाँ पे बोला कि अगर चार्ज आपने रजिस्टर करा लिया ना आरओसी के पास में तो उसको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट मानेंगे और कोई भी पर्सन एमसीए पोर्टल पे जाके चेक कर सकता है कि किस एसेट पे किसकी फेवर में कितने अमाउंट के लिए चार्ज क्रिएटेड है, कोई भी पर्सन जाके चेक कर सकता है। तो जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को अक्वायर करा जो कि सब्जेक्ट टू चार्ज है और उस चार्ज को रजिस्टर करा रखा है सेक्शन 77 में आरओसी के पास में, तो उस केस में मानेंगे जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रहा है उसको डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज है, यानी उसको ऑलरेडी पता था कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है ऐसा मानेंगे और वो केस नहीं कर पाएगा किस पे, रिलायंस पे। और कब से पता था, कब से डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज था, जिस दिन से रिलायंस ने चार्ज को रजिस्टर कराया ना, हम मानेंगे उस दिन से उस पर्सन को इस चार्ज के बारे में पता था। यानी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप आरओसी के पास में फाइल करते हो ना उसको हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानते हैं कि भले ही इस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को देखा नहीं देखा, हम तो मानेंगे कि उस पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को देख रखा है।
अब सर एक बार अगर हमने पूरा चार्ज क्रिएट कर दिया, मॉडिफाई कर लिया, कोई दूसरी कंपनी का प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली सब्जेक्ट टू चार्ज, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में रीपेमेंट डेट आएगा। यानी अब क्या टाइम आ गया, अब टाइम आ गया कि रिलायंस को आईसीआईसीआई बैंक का पैसा पे करना है। तो रीपेमेंट वाले दिन क्या क्या कर सकता है यहाँ पे रिलायंस, या फिर तो वो डिफॉल्ट कर देगा यानी पैसा पे नहीं करेगा, या फिर वो उसका पूरा का पूरा पैसा पे कर देगा। तो अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा, डिफॉल्ट कर दिया तो जो आईसीआईसीआई बैंक है वो उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा। बट सर क्योंकि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो खुद से तो नहीं बेच पाएगा, वो किसी ना किसी को अपॉइंट करेगा। तो किसको अपॉइंट करेगा, वो रिसीवर या फिर मैनेजर को अपॉइंट करेगा। बट सर जो रिसीवर या फिर मैनेजर को आईसीआईसीआई बैंक अपॉइंट करना चाहता है, उसकी पावर आईसीआईसीआई बैंक के पास में कहां से आएगी, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज बना था, जो हमने फाइल भी करा था आरओसी के पास में, उस इंस्ट्रूमेंट में पावर होगी किसके पास में, आईसीआईसीआई बैंक के पास में, रिसीवर या फिर मैनेजर को अपॉइंट करने की। बट सर अगर इंस्ट्रूमेंट में पावर नहीं है तो उस केस में आईसीआईसीआई बैंक आप कोर्ट के पास में जाओ, कोर्ट को बोलो, और जब कोर्ट ऑर्डर देगा, किस चीज का ऑर्डर देगा कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक एक रिसीवर या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर सकती है ताकि वो रिलायंस के जो एसेट है उसको अक्वायर करके बेच के आईसीआईसीआई बैंक को पैसा दे सके। अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर देती है या फिर आपके पास इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पावर है, तभी जाके आप उस रिसीवर या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर पाओगे। कब अपॉइंट कर पाओगे, या फिर तो पावर आपके पास रहेगी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, इन दोनों में से किसी भी चीज के थ्रू आपके पास अगर पावर है तो आप रिसीवर या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर पाओगे। और एक बार आपने रिसीवर या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर लिया तो जिस पर्सन ने अपॉइंट किया, यानी हमारे एग्जांपल में किसने किया है, आईसीआईसीआई बैंक ने अपॉइंट किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक आपको बताना पड़ेगा इसके अपॉइंटमेंट के बारे में, नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को और आरओसी को, दोनों को, कंपनी और आरओसी को दोनों को बताना पड़ेगा। रिसीवर या फिर मैनेजर जिसको भी आपने अपॉइंट करा है उसके पर्टिकुलर्स आपको बताने पड़ेंगे, और साथ में आपको कॉपी ऑफ ऑर्डर या फिर इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा। यानी जिस चीज के थ्रू आपके पास में पावर आई ना, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर ऑर्डर के थ्रू, जिस भी चीज के थ्रू अपने पास पावर आई, तो उसकी एक कॉपी दे देना किसको, कंपनी और आरओसी दोनों को, किसके साथ में, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ। बट सर कितने टाइम में, विद इन 30 डेज। बट सर 30 डेज कहां से, अगर आपके पास पावर आई है कोर्ट ऑर्डर से तो उस केस में जिस दिन कोर्ट ऑर्डर पास हुआ उससे 30 डेज के अंदर। बट अगर आपके पास में पावर आई है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो जिस दिन भी आपने अपॉइंट करा ना उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको कंपनी और आरओसी को दोनों को बताना पड़ेगा उस रिसीवर और मैनेजर के बारे में, और साथ में उस डॉक्यूमेंट की कॉपी भेजनी पड़ेगी जिसके थ्रू आपके पास पावर है। अब जैसे ही आरओसी को मिला, आरओसी इस चीज को रजिस्टर करेगा अपने पास में, क्या क्या चीज, रिसीवर के बारे में, मैनेजर के बारे में, जो भी इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में अपने पास में रजिस्टर करेगा, और आपको थोड़ी सी प्रिस्क्राइब फीस पे करनी पड़ेगी किसको, आरओसी को यहाँ पे। और अब जैसे ही वो पर्सन सीज कर रहा है, कौन पर्सन, जो रिसीवर या फिर मैनेजर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने अपॉइंट किया था ना, वो जब रिसीवर या फिर मैनेजर सीज कर रहा है, कब सीज करेगा, या फिर उसने पूरी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के आईसीआईसीआई बैंक का पैसा रिकवर कर लिया, उसका काम हो गया, वो सीज कर रहा है, या फिर वो बीच में भी सीज कर रहा है ना, तो उस केस में जो पर्सन अपॉइंटेड था, यानी यहाँ पे कौन, रिसीवर या फिर मैनेजर, आपको यहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा कंपनी और आरओसी दोनों को, और आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगा अपने पास में। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, जब अपॉइंट हो रहा था, जब आईसीआईसीआई बैंक नोटिस दे रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो पर्सन जो अपॉइंट हुआ है, यानी जो रिसीवर या फिर मैनेजर है, वो ही यहाँ पे नोटिस देगा किसको, कंपनी और आरओसी को। फर्स्ट वाले केस में जब अपॉइंट हो रहा है तब आईसीआईसीआई बैंक नोटिस देगा नहीं, जो पर्सन अपॉइंट कर रहा है वो नोटिस देगा, और जब सीज कर रहा है तब वो पर्सन खुद नोटिस देगा कंपनी और आरओसी को। अब कौन से फॉर्म में होता है वो आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्म नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब एक बार आप यहां तक देखो, अब सर एक हमने क्या केस देख लिया, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा तो क्या होगा, बट सर अगर कंपनी ने पेमेंट कर दिया तो, पेमेंट कर दिया तो जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो जो एसेट है वो फ्री हो जाएगा। यानी पेमेंट करे तो क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, यानी जो चार्ज है अब वो खत्म हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा चार्ज का। तो जब आप पेमेंट कर रहे हो तब भी तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा ना, जब आपने रजिस्टर करा, जब आपने मॉडिफिकेशन करा, जब आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी सब्जेक्ट टू चार्ज, सब केस में आपने आरओसी को बताया ना। जब आप पे कर रहे हो, जब आप चार्ज को खत्म कर रहे हो, तब भी आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, ताकि आरओसी भी नोट कर ले कि आपने चार्ज को खत्म कर दिया और इस प्रॉपर्टी आप कुछ भी चार्ज नहीं है। तो इस केस में बोला कंपनी आपको यहाँ पे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कितने टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ पेमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो। सॉरी, फॉर्म नंबर आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा इस पेमेंट या फिर आप बोल सकते हो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में कितने टाइम में, विद इन 30 डेज। किसको इंटीमेट करना पड़ेगा, आरओसी को, कि मैंने जो पेमेंट है ये कर दिया और जो चार्ज है वो पूरा सेटिस्फाई हो गया। बट सर अगर 30 डेज में कंपनी नहीं इंटीमेट कर पाई, तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के केस में एक्सटेंशन दिया था, क्या इस केस में भी एक्सटेंशन है क्या, बिल्कुल सर, इस केस में भी एक्सटेंशन है। अगर 30 डेज में इंटीमेशन नहीं दिया ना कंपनी ने, तो उस केस में बोला है कि कंपनी या फिर चार्ज होल्डर, इन दोनों में से कोई भी आप आरओसी को एप्लीकेशन कर देना, और अगर आरओसी को लगता है तो इस केस में अलाउ कर देगा इंटीमेशन के लिए विद इन 300 डेज फ्रॉम पेमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन, और इस केस में आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। यानी यहां पे क्या हो रहा है, आपने जिस दिन पेमेंट करा या फिर बोल सकते हो जिस दिन सेटिस्फेक्शन हुआ चार्ज का, उसके 30 डेज के अंदर, उसके
30 डेज के अंदर आपको यहाँ पे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। बट अगर आप आरओसी को 30 डेज के अंदर इंटीमेट नहीं करते हो तो उस केस में कंपनी या फिर चार्ज होल्डर कोई भी जना एप्लीकेशन कर देना आप आरओसी को, और उस केस में आरओसी अलाउ कर सकता है कि आप 300 डेज फ्रॉम पेमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन, यानी 30 डेज से एडिशनल क्या मिल रहा है, 270 डेज मिल रहा है। 300 डेज एडिशनल नहीं है, केवल और केवल 270 डेज एडिशनल मिल रहा है। तो इस 270 डेज में कंपनी या फिर चार्ज होल्डर कोई भी चाहे तो वो यहाँ पे जाके इंटीमेशन दे सकता है किसको, आरओसी को, कि आरओसी पेमेंट हो चुका है, जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो चुका है। बट अगर समझो कंपनी ने यहाँ पे इंटीमेशन दिया, अगर कंपनी ने इंटीमेशन दिया तो यहाँ पे आरओसी को क्या लगेगा, जैसे जब चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन किया था रजिस्ट्रेशन के लिए तब उसको क्या लग रहा था कि कहीं झूठा झूठा चार्ज तो नहीं है, उसी तरीके से अब यहाँ पे जब सेटिस्फेक्शन का एप्लीकेशन आ रहा है तब उस टाइम पे यहाँ पे आरओसी को क्या लगेगा, कहीं ये झूठा झूठा क्या नहीं है, सेटिस्फेक्शन का इंटीमेशन तो नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्चुअल में रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक का पैसा पे नहीं किया, वो यूं ही बोल रहा है रिलायंस कि मैंने पूरा पे कर दिया और सेटिस्फाई कर दो चार्ज को, तो यहाँ पे आरओसी को क्योंकि लगेगा कि हो सकता है कि रिलायंस झूठ बोल रहा है, तो उस केस में आरओसी क्या करेगा, आरओसी यहाँ पे नोटिस देगा चार्ज होल्डर को कि चार्ज होल्डर यानी आईसीआईसीआई बैंक हमारे पास एक इंटीमेशन आया है। किससे इंटीमेशन आया है, यहाँ पे रिलायंस से इंटीमेशन आया है कि वो जो चार्ज है वो सेटिस्फाई हो गया है। अब आप हमको कॉस्ट शो करो, यानी आप हमको रीजन बताओ कि क्यों मैं उस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर नहीं करूं, क्यों सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड अपने पास नहीं करूं। कितने टाइम में बताना पड़ेगा यहाँ पे चार्ज होल्डर को, तो हमें बोला जो भी टाइम नोटिस में स्पेसिफाइड है ना उतने टाइम बता देना। बट जो टाइम स्पेसिफाइड है नोटिस में वो 14 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी लेस देन इक्वल्स टू 14 डेज होना चाहिए। उन लेस देन इक्वल्स टू 14 डेज में आपको बताना पड़ेगा किसको, आरओसी को, कि क्यों इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करना चाहिए, आपको शो करना पड़ेगा कॉज। बट सर अगर यहां पे आरओसी को कॉज शो कर दिया तो फिर उस केस में क्या होगा, अगर आरओसी को कॉज शो कर दिया ना तो उस केस में आरओसी आप इस चीज के बारे में कि कॉज शो करा है किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने, ऐसा नोट कर लेना आपके रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, और साथ में कंपनी को इन्फॉर्म कर देना, नहीं रिलायंस को बता देना कि रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक से ऐसा कॉज शो हुआ है कि एक्चुअल में अभी तक सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे आरओसी उस केस में रजिस्टर ऑफ चार्जेस में इसको नोट करेगी और साथ में कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी। बट सर अगर कुछ कॉज शो नहीं करा तो अगर कुछ कॉज शो नहीं करा यानी उसको लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक भी बोल रहा है कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है, तो अगर कुछ कॉज शो नहीं करा है तो आरओसी आप एंटर कर देना मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब कि जो चार्ज है ना ये सेटिस्फाई हो गया है, ऐसा एक नोट कर लेना आपके रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, और साथ में कंपनी को इन्फॉर्म कर देना कि कंपनी मैंने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर ऑफ चार्जेस में इंक्लूड कर दिया है। किसको बताओगे, यहाँ पे रिलायंस को बताओगे, और साथ में आप रिलायंस को इशू कर देना एक सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे क्या होगा कि मैंने आपके चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, इसका ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, आरओसी इशू करेगा, किसको, कंपनी को इशू करेगा। बट सर एक चीज बताओ, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो आरओसी है वो चार्ज होल्डर को नोटिस दे रहा है, बट अगर आरओसी के में जो इंटीमेशन आ रहा है अगर वो स्पेसिफाइड फॉर्म में है और उस पर साइन कर रखा है चार्ज होल्डर ने, यानी चार्ज होल्डर ने ऑलरेडी उस पर साइन कर रखा है, तो क्या उस केस में आरओसी को यहाँ पे चार्ज होल्डर से पूछने की जरूरत है क्या, यानी चार्ज होल्डर ऑलरेडी उस पर साइन कर रखा है, यानी चार्ज होल्डर खुद बोल रहा है कि सेटिस्फाई हो गया चार्ज, तो उस केस में बोला है कि आरओसी आपको उस केस में नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। नोटिस नीड नॉट बी सेंड इफ इंटीमेशन टू आरओसी इज इन फॉर्म CHG4। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेसिफाइड फॉर्म, आपको फॉर्म नंबर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इज साइंड बाय चार्ज होल्डर, और चार्ज होल्डर ने अगर साइन कर रखा है तो उस केस में आपको नोटिस ही भेजने की जरूरत नहीं, किसको, चार्ज होल्डर को। अब यहीं पे जो हमने पूरा ऊपर डिस्कस करा उसी का एग्जाम्पल है। अब यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया और इस लोन के बदले में अपने एसेट पे चार्ज क्रिएट कर दिया, किस पे, यहां पे हम एज्यूम करते हैं नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग। अब नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया, बट रिलायंस ने ना बाद में आईसीआईसीआई बैंक को पूरा पैसा रीपे कर दिया। अब पैसा रीपे कर दिया तो मतलब चार्ज जो वो सेटिस्फाई हो गया, बट रिलायंस ने ना इस चार्ज का सेटिस्फेक्शन के बारे में आरओसी को बताया नहीं। अब रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस इस एसेट को यानी नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग को इन्फोसिस को बेचना चाह रहा है। तो क्या इन्फोसिस को सेल कर सकता है, बिल्कुल सर इन्फोसिस को सेल तो कर सकता है, सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन्फोसिस यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रॉपर्टी पे तो ऑलरेडी चार्ज रजिस्टर्ड है, बट रिलायंस क्या बोलेगा कि कंपनी यानी इन्फोसिस ये जो चार्ज रजिस्टर्ड है ना ये मैंने एक्चुअल में पे कर दिया है, ये सेटिस्फाई हो गया, बट मैंने आरओसी को नहीं बताया, यानी आरओसी के पास इनको रजिस्टर नहीं कराया। तो क्या उस केस में यहाँ पे रिलायंस जाकर रजिस्टर करा पाएगा, यस सर। एक ऑप्शन तो है कि रिलायंस खुद से जाकर रजिस्टर करा दे, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो इन्फोसिस है यानी जो थर्ड पार्टी है, ना तो चार्ज होल्डर है और ना ही वो कंपनी इस केस में, तो क्या वो जो थर्ड पार्टी है वो जाके आरओसी को बता सकता है क्या, और वो जाके क्या यहाँ पे सेटिस्फेक्शन इंक्लूड करा पाएगा क्या। यहाँ पे बोला है कि अगर कंपनी से इंटीमेशन नहीं भी आया ना आरओसी के पास में, तो भी यहाँ पे अगर आरओसी चाहे तो सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज को एंटर कर पाएगा अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। बट कब कर पाएगा, अगर आरओसी को या फिर तो खुद से एविडेंस मिल गया या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ने, किसी ने भी अगर एविडेंस शो कर दिया आरओसी को कि जो डेट है ना वो पे हो गया है,
या फिर जो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर अंडरटेकिंग है वो चार्ज से रिलीज हो गई है, या फिर वो जो प्रॉपर्टी या फिर अंडरटेकिंग है वो कंपनी की प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग करने होने से सीज हो गई है, यानी प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग कंपनी की रही नहीं है वो, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंटर करेगा। किसमें? रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। क्या एंटर करेगा कि जो डेट है ना वो सेटिस्फाई हो गया होल या पार्ट में, या फिर पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी या फिर जो अंडरटेकिंग है वो रिलीज हो गई है या फिर सीज हो गई कंपनी की प्रॉपर्टी या फिर अंडरटेकिंग रहने से, तो उस केस में क्या करेगा? मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन एंटर करेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। बट अगर आरओसी आप मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन फुल एंटर कर रहे हो, यानी आप ऐसा एंटर कर रहे हो कि जो चार्ज है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो उस केस में फिर आप एक काम करना, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज भी इशू कर देना। किसको? कंपनी को। किसको? रिलायंस को। यहां पे आप सर्टिफिकेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इशू कर देना। और आरओसी एक बार आपने एंट्री कर दी ना जब रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप सारी अफेक्टेड पार्टीज को बता देना किसके बारे में कि मैंने आपकी सेटिस्फेक्शन की इंक्लूड कर दी एंट्री। कौन से अफेक्टेड पार्टीज होंगी? जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी हो गई यानी रिलायंस हो गई, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या फिर कोई भी अफेक्टेड पार्टी है ना, आप उनको इन्फॉर्म कर देना कि मैंने यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की एंट्री इंक्लूड कर दी अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस में। कितना टाइम बताओगे? विद इन 30 डेज। अभी सर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, कैसे क्रिएट होगा, कैसे मॉडिफाई होगा, कैसे प्रॉपर्टी जब अक्वायर होगी सब्जेक्ट टू चार्ज, जब कैसे रजिस्टर करना है, या फिर जब सेटिस्फेक्शन हो रहा है तब कैसे होगा, या फिर आरओसी खुद से कैसे करेगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब आपको इस चीज के लिए आपके पास में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को भी और आरओसी को भी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो रजिस्टर कंपनी मेंटेन करता है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंपनी आपको मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर कहां पे? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और इसके साथ में जो कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज था ना उसको भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। कहां पे? कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सर इंस्ट्रूमेंट क्या था जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि यहाँ पे आपको इसको आरओसी के साथ में फाइल करना है, वही इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में। अब इसके अंदर बोला कि जो रजिस्टर है ना आपका, जो रजिस्टर है उसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी किसके रिलेटेड? सारी चीजों के रिलेटेड, भले ही क्रिएशन और रजिस्टर करना हो चार्ज को, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी सब्जेक्ट टू चार्ज, या फिर मॉडिफाई करा, या फिर आपने सेटिस्फेक्शन करा, कुछ भी चीज करी ना आपको इस रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। बट एंट्री कितने टाइम में करनी है? फोर्थविथ करनी है ना, हाथों हाथ करनी है। जैसे आपने क्रिएशन करा, मॉडिफिकेशन करा, सेटिस्फेक्शन करा ना, हाथों हाथ आप एंट्री कर देना। और फिर इस एंट्री को ऑथेंटिकेट यानी चेक कौन करेगा? तो यहाँ पे बोला इस एंट्री को ऑथेंटिकेट यानी चेक करेगा डायरेक्टर, या फिर सीएस ऑफ कंपनी, या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब सर तो कोई और पर्सन चाहे तो क्या वो इस रजिस्टर को चेक कर पाएगा, यानी इंस्पेक्ट कर पाएगा, कि देख पाएगा कि रजिस्टर को, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज को? तो बोला वो इंस्पेक्ट कर पाएगा, बट कब कर पाएगा? बिजनेस आवर्स के दौरान। जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स होता है ना उस टाइम पे अगर कोई पर्सन चाहे तो वो इंस्पेक्ट कर पाएगा इस रजिस्टर को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज को। बट अगर कंपनी के एओए में चाहो तो आप रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूड कर सकते हो। आप कंपनी के एओए में रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूड कर सकते हो कि बिजनेस आवर्स में भी केवल इस टाइम पे ये देख सकते हैं रजिस्टर को, या फिर ये पर्सन नहीं देख सकता है। कुछ भी आप रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड कर सकते हो कंपनी के एओए में, और यहाँ पे कोई भी पर्सन इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर पाएगा। बट अगर कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर पाएगा तो क्या उसको फीस पे करना पड़ेगा क्या? अगर मेंबर या फिर क्रेडिटर इंस्पेक्ट कर रहा है तो कोई भी फीस पे मत करना। बट अगर उसके अलावा कोई पर्सन इंस्पेक्ट कर रहा है तो आपको प्रिस्क्राइब फीस पे करनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब फीस कितनी है वो रूल्स में लिखी हुई है, तो वो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट क्योंकि आपके स्टडी मॉड्यूल में भी वो नहीं। और सर जो रजिस्टर है और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है कंपनी को उसको कितने टाइम तक प्रिजर्व करना पड़ेगा? हमको ये समझ में आ गया, मेंटेन करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री कब करनी पड़ेगी, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, कब इंस्पेक्ट होगा, सब समझ में आ गया। बट कितने टाइम तक प्रिजर्व करना है? तो यहाँ पे बोला है कि जो रजिस्टर है वो आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा परमानेंटली, मतलब हमेशा इस रजिस्टर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। और सर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है ना, जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग या फिर मॉडिफाइंग चार्ज है, तो उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा 8 ईयर्स तक। सर 8 ईयर्स कहां से? जो इंस्ट्रूमेंट जिस चार्ज से रिलेट करता है ना वो चार्ज जब सेटिस्फाई हुआ उसके 8 ईयर्स तक आप उसको प्रिजर्व करोगे। कब तक प्रिजर्व करोगे? रजिस्टर को तो परमानेंटली, और जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज या फिर मॉडिफाइंग चार्ज है उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा जब से वो चार्ज सेटिस्फाई हुआ उसके 8 ईयर्स तक, उसके 8 ईयर्स तक। और सर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है आरओसी को भी, यानी आरओसी को हर कंपनी के लिए जो भी रजिस्टर्ड चार्जेस हैं उसके सारे पर्टिकुलर्स को मेंटेन करना पड़ता है। और जो रजिस्टर है ना वो एमसीए पोर्टल पे उसको मेंटेन करना है, यानी एमसीए पोर्टल पे जो भी हमको दिख रहा है ना सारी चीजें, सारे जो भी यहाँ पे रजिस्टर चार्जेस हमको दिख रहे हैं वो क्या है, वो हम मानेंगे वही आरओसी का रजिस्टर है, वही आरओसी का रजिस्टर है। और वो रजिस्टर को क्या कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? सर कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी पर्सन इंस्पेक्ट कर सकता है। प्रिस्क्राइब फीस पे करने के बाद में कोई भी पर्सन उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर पाएगा। अब आप एक बार यहां तक देखो। अभी सर हमने अभी तक ना 2 इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस डिस्कस करी है। सबसे पहले हमने डिस्कस करी थी क्रिएशन ऑफ चार्ज की, यानी अगर कंपनी चार्ज को क्रिएट कर रही है और उसके बाद में रजिस्टर कर रही है आरओसी के पास में, तो क्या टाइमलाइन थी? सबसे पहला अपने चार्ज को क्रिएट करा, चार्ज को क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी के पास में चल जाना और आरओसी के पास में रजिस्टर करा लेना। बट अगर आप 30 डेज में नहीं जा पाए तो उस केस में आप एप्लीकेशन करना आरओसी को, साथ में डिक्लेरेशन देना, और आरओसी आपको अलाउ कर देगा फर्दर 30 डेज, यानी टोटल
60 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज के अंदर अंदर आप चार्ज को रजिस्टर कर पाओगे। बट सर अगर 60 डेज में भी नहीं कराता हूं तो उस केस में आप वापस एप्लीकेशन कर देना आरओसी को एड वैलोरम फीस पे कर देना, और उस केस में आरओसी आपको अलाउ कर सकता है कि आपको फर्दर 60 डेज के अंदर अंदर आप चार्ज को रजिस्टर कर लेना, यानी टोटल 120 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज के अंदर अंदर आप चार्ज को रजिस्टर कर लेना। अब सर अगर किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने, किसी चार्ज होल्डर ने अगर 120 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो क्या उसको एक्सटेंशन मिल सकता है क्या 120 डेज के आगे? क्या 120 डेज के आगे उसको एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि उसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। अगर आपको चार्ज रजिस्टर कराना था तो 120 डेज के अंदर करा लेते, और ये जो चार्ज होल्डर है, चार्ज होल्डर भी इस टाइम के दौरान यहाँ पे चार्ज को रजिस्टर करा सकता था। तो चार्ज होल्डर और कंपनी दोनों की गलती है, यहाँ पे आप दोनों चार्ज को रजिस्टर करा सकते हो, और अपने 120 डेज तक इस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया ना तो अब ये चार्ज कभी भी रजिस्टर नहीं हो सकता। किसी भी केस में कभी भी ये चार्ज रजिस्टर नहीं हो पाएगा अगर आपने 120 डेज के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो। अब सर हमने दूसरा टाइमलाइन क्या देखा था? सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का, या फिर बोल सकते हो पेमेंट ऑफ जो भी लोन था, तो उसमें हमने क्या टाइमलाइन देखा कि जिस दिन पेमेंट हो रहा है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी के साथ में इंटीमेट कर देना कि मैंने सेटिस्फाई कर दिया चार्ज को, पेमेंट कर दिया है। बट अगर आप 30 डेज के अंदर इंटीमेट नहीं कर पाए तो आप आरओसी को एप्लीकेशन करना, भले ही कंपनी या फिर चार्ज होल्डर कोई भी एप्लीकेशन करना, और यहाँ पे आपको आरओसी अलाउ कर सकता है एक्स्ट्रा 270 डेज, यानी वो बोल सकते हैं कि आप 300 डेज के अंदर अंदर इंटीमेट कर देना आरओसी को कि आपने चार्ज का सेटिस्फेक्शन कर दिया, यानी पेमेंट कर दिया। बट सर एक चीज बताओ, क्या 300 डेज से एक्सटेंड हो सकता है क्या? यानी अगर किसी पर्सन ने 300 डेज में भी इंटीमेट नहीं करा आरओसी को तो क्या वो 300 डेज से ज्यादा यानी 300 डेज के आगे क्या इंटीमेट कर पाएगा क्या? यहाँ पे बोला है कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक बार चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज रजिस्टर हो गया ना, तो अगर हमने उसको सेटिस्फेक्शन के लिए अलाउ नहीं करा 300 डेज के आगे, और उसको सेटिस्फेक्शन नहीं कराया किसी पर्सन ने 300 डेज के अंदर, तो उस किस्म का जो चार्ज है ना वो फिर हमेशा रह जाएगा, और जो एसेट है वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि उसके पास हमेशा चार्ज है, और कोई भी पर्सन जब उसको लोन देगा ना तो वो क्या देखेगा कि उसके ऊपर चार्ज है, तो वो लोन देने से थोड़ा सा कतराएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम अलाउ कर देंगे 300 डेज के बाद भी, यानी आप यहाँ पे इस केस में एक्सटेंशन ले पाओगे। बट सर 300 डेज तक कौन एक्सटेंशन दे रहा था? 300 डेज तक एक्सटेंशन दे रहा था आरओसी। बट सर 300 डेज के अगर आगे आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उस केस में आरओसी नहीं, उस केस में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको एप्लीकेशन करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भले आप कंपनी आप कर देना या फिर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कर देना, आप एप्लीकेशन करना कि यहाँ पे हमसे ना जो सेटिस्फेक्शन वाला टाइम है उसके अंदर अंदर हमने इंटीमेशन नहीं दिया है, तो आप प्लीज हमको एक्सटेंशन दे दो। तो अगर यहाँ पे सीजी को लगता है कि जो यहाँ पे ओमिशन हुआ है वो एक्सीडेंटल है, या फिर इनएडवर्टेंस यानी गलती से हुआ है, या फिर सफिशिएंट कॉस्ट था कंपनी के पास में इस टाइम में नहीं करने के लिए, या फिर इसकी वजह से कुछ भी प्रेजुडिस नहीं हो रहा है क्रेडिटर को या फिर शेयर होल्डर को, यानी कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है क्रेडिटर या शेयर होल्डर को, तो उस केस में सीजी यहाँ पे डायरेक्ट कर देगा कि कंपनी आपको मैं टाइम एक्सटेंड करके दे रहा हूं कि आप इस एक्सटेंशन वाले टाइम के अंदर सेटिस्फेक्शन करा पाओगे चार्ज का। बट अगर आपको 300 डेज के अंदर एक्सटेंशन चाहिए तो किसके पास जाओगे? तो आप आरओसी के पास में जाओगे। बट अगर आपको 300 डेज से ज्यादा एक्सटेंशन चाहिए, तो यानी 300 डेज के आगे एक्सटेंशन चाहिए, तो उस केस में आप किसके पास में जाओगे? सीजी के पास में जाओगे। तो यानी इस सेक्शन क्या कवर करता है कि सीजी आप ऑर्डर कर पाओगे रेक्टिफिकेशन किस केस में? अगर ओमिशन कर दिया किसी कंपनी ने पेमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को इंटीमेट करने के लिए आरओसी को, तो उस केस में आप यहां पे रेक्टिफाई करा पाओगे। अब दूसरी चीज, अगर किसी कंपनी ने फाइल करा है आरओसी के साथ में, यहां पे क्या बोला है? फाइल करा है आरओसी के साथ में, बट जो फाइल करा ना उसके पर्टिकुलर्स में कुछ ओमिशन या फिर मिसस्टेटमेंट है। यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि चार्ज क्रिएट नहीं करा 120 डेज के अंदर, यहां पे क्या बोला है? 120 डेज के अंदर चार्ज क्रिएट कर दिया था, बट उस चार्ज को जो क्रिएट किया है उसके पर्टिकुलर्स में कुछ ओमिशन या मिसस्टेटमेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो, यहां पे जो नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग थी उस पे पहले लिखा हुआ था 2 फ्लोर, अब यहां पे लिखना है पूरा जो एसेट है उस पे यहां पे चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो पर्टिकुलर्स है उसमें आपने सही से इंक्लूड नहीं करा, या फिर आपने बोल दिया नरीमन पॉइंट वाली बिल्डिंग की जगह आपने लिख दिया गलती से चर्च गेट वाली बिल्डिंग। तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर्स है ये सही से फाइल नहीं हुए आरओसी के साथ में, यानी कुछ ओमिशन या फिर मिसस्टेटमेंट है, यानी अपने पर्टिकुलर्स फाइल करे बट कुछ ओमिशन या मिसस्टेटमेंट है, तो उस केस में उसको रेक्टिफाई करने के लिए आरओसी के पास, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा पाओगे। कौन से पर्टिकुलर्स आपने फाइल करा आरओसी के साथ में? जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज के लिए किया, या फिर मॉडिफिकेशन के लिए किया, या फिर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, या फिर आरओसी ने अगर खुद से सेटिस्फेक्शन किया, अगर उसमें भी कुछ ओमिशन या फिर मिसस्टेटमेंट है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप जा सकते हो किसी तरह सीजी के पास में। और सीजी को अगर लगता है कि एक्सीडेंटल था, या फिर इनएडवर्टेंस की वजह से था, या फिर सफिशिएंट कॉस्ट था कंपनी के पास में, या फिर कुछ भी प्रेजुडिस नहीं हो रहा है क्रेडिटर या फिर शेयर होल्डर की पोजीशन, तो उस केस में सीजी यहाँ पे डायरेक्ट कर देगा कि कंपनी आपको मैं अलाउ कर रहा हूं कि आप रेक्टिफाई करवा पाओगे आपके ओमिशन या फिर मिसस्टेटमेंट जो भी आपने फाइल करा था आरओसी के साथ में। अब जो यहाँ पे सीजी यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है ना वो उन टर्म्स एंड कंडीशन पे देगा जो भी उसको जस्ट एंड एक्सपीरियंस लगता है, यानी जो भी उसको सही लगता है। और अगर किसी भी पर्सन ने इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन से डिफॉल्ट करा यानी कंप्लाई नहीं करा, तो उस केस में कंपनी आपको हम पेनल्टी लगाएंगे ₹5 लाख की, और ऑफिस एंड डिफॉल्ट हम आपको पेनल्टी लगाएंगे ₹50,000 की।
और अगर किसी भी पर्सन, भले ही ऑफिसर इन डिफॉल्ट या फिर किसी भी पर्सन ने विलफुली यानी जानबूझ के, सोच समझ के गलत या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी किस चीज के लिए, चार्ज को रजिस्टर करने के लिए अंडर सेक्शन 77, या फिर सोच समझ के उसने सप्रेस करी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि रजिस्टर होंगी सेक्शन 77 में, तो उस केस में उस पर्सन को हम पनिश करेंगे अंडर सेक्शन 447। यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई पर्सन विलफुली या तो फॉल्स या फिर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर नोइंगली मटेरियल इंफॉर्मेशन सप्रेस करा नहीं, छुपा रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे अंडर सेक्शन 447 अगर वो इंफॉर्मेशन रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 77। और जो पेनल्टी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेनल्टी आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब मैं इसमें को आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है जिसपे जनरली डाउट्स आता है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला है कि रोज प्राइवेट लिमिटेड है, उसने 30 लाख का यहाँ पे लोन लिया और उसके लिए उसने चार्ज क्रिएट किया उसके स्टॉक पे और अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है सर, ये चीज समझ में आया, बट सर एक दूसरा उसने एडॉक ओवरड्राफ्ट लिया ₹5 लाख का और उसके लिए उसने यहाँ पे पर्सनल गारंटी दी है डायरेक्टर की। तो क्या सर जो पर्सनल गारंटी दी है डायरेक्टर की उसके लिए चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा कि उसको आरओसी के पास में, यानी रजिस्टर कराना पड़ेगा क्या आरओसी के पास में? तो यहाँ पे बोला क्या पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर क्या एक एसेट है क्या कंपनी का? नहीं सर, ये कंपनी का एसेट थोड़ी है। तो उस केस में अगर कंपनी का एसेट नहीं है ना तो आपको चार्ज रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं आरओसी के पास में। Rose Private Limited is not required to create charge for ₹5 lakh ad hoc overdraft on the personal guarantee of a director, क्योंकि पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर प्रॉपर्टी या फिर एसेट नहीं है कंपनी का, तो आपको चार्ज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक चीज पूछी थी कि ट्रिगर पॉइंट क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए, क्या वो सैंक्शन है या फिर वो जिस क्रेडिट लिमिट अवेल करी वो है। यहाँ पे इन दोनों में से वैसे तो कुछ भी नहीं है, हमको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, ट्रिगर पॉइंट क्या रहता है? ट्रिगर पॉइंट रहता है जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ ना वो ट्रिगर पॉइंट रहता है और उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एनटीएल है उसने मॉर्गेज करी उसकी फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग कब? 1 मार्च को, यानी 1 मार्च को चार्ज क्रिएट किया है और उसी दिन लोन सैंक्शन हुआ था। तो उस केस में ट्रिगर पॉइंट क्या हो गया? ट्रिगर पॉइंट हो गया जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ ना वही यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट हो गया चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए। डेट व्हेन द क्रेडिट लिमिट वाज सैंक्शन एज असाइन्ड टू द कंपनी। अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें यहाँ पे हमने क्या देखा कि डीएनसी हाइड्रो लिमिटेड ने लोन ले रखा 3000 करोड़ का एसपीएम बैंक से और उसने उस लोन को रीपे कर दिया और रीपे करने के बाद में एसपीएम बैंक ने एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट दे दिया कंपनी को। अब अगर नो ड्यूज सर्टिफिकेट कंपनी को दे दिया और कंपनी जब सेटिस्फेक्शन के लिए इंटीमेशन दे रहा है किसको? आरओसी को, अगर उसने साथ में नो ड्यूज सर्टिफिकेट आरओसी को दे दिया तो क्या उस केस में आरओसी आगे चार्ज होल्डर को नोटिस देगा या फिर नहीं देगा? सबसे पहले चीज, ये जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट है क्या यहाँ पे इसमें साइन कर रखा होगा? चार्ज होल्डर ने बिल्कुल साइन कर रखा होगा। अगर चार्ज होल्डर ने साइन कर रखा है तो उस केस में ऑलरेडी आरओसी के पास में प्रूफ है कि चार्ज होल्डर माना हुआ है, चार्ज होल्डर खुद बोल रहा है कि इस चार्ज का सेटिस्फेक्शन हो चुका है। तो उस केस में आरओसी को यहां पे चार्ज होल्डर को आगे वापस नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको जो प्रोविजन है, प्रोविजन में सब कुछ लिखना पड़ेगा। प्रोविजन में आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि अगर नोटिस दिया तो क्या होगा, नो कॉज होगा, नो कॉज होगा तो क्या होगा, कॉस्ट बताया तो क्या होगा, सारी चीजें बतानी है। पर आपको यहाँ पे कंक्लूजन में फाइल में क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रार शेल नॉट कॉज एनी नोटिस टू बी सेंट टू एसपीएम बैंक इन दिस केस एज एनओसी हैज बीन इशूड बाय इट एंड जस्ट रजिस्टर सेटिस्फेक्शन आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। यानी सीधा सीधा आप रजिस्टर कर लो, आपको कोई भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब अभी तक हमने सारे प्रोविजन डिटेल में रिवाइज कर लिए चैप्टर 6 के। अब जितने भी प्रोविजन सारे रिवाइज हो चुके हैं। अब आपका कुछ भी रिव्यू होना इस चैप्टर, इस रिवीजन को लेके, भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसा भी रिव्यू हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मैसेज करोगे तो। और अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं विदिन 24 आवर्स का रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपको अपना नंबर लिख देता हूँ वापस, 9887199200। इस पर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है भले इस चैप्टर का फिर कोई से भी चैप्टर का, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर, मैं विदिन 24 आवर्स का आपका रिप्लाई कर दूंगा। और आपका कोई रिव्यू भी है तो प्लीज इस नंबर पे भेज देना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।